दोस्तों आज व्हाट्सएप वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल मैसेंजर ऐप है जिस पर डेली 100 बिलियन से ज्यादा मैसेजेस सेंड किए जाते हैं। इसके पास वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो 33.5 मिनट्स डेली व्हाट्सएप पर स्पेंड करते हैं। वहीं अगर हम व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूजर की बात करें तो अब तक ये संख्या 487 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इफ यू आर नॉट पेइंग द मनी देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो आप समझ जाओ कि प्रोडक्ट आप खुद हो। टेक्नोलॉजी के इस एरा में जहां हर इंसान नए नए तरीके अपनाकर पैसे कमाने में लगा हुआ है, वहीं व्हाट्सएप सब कुछ फ्री क्यों दे रहा है? केवल मैसेजेस ही नहीं, अब तो फीलिंग्स को शेयर करने के लिए इमोजीज, GIF, स्टिकर्स के साथ साथ पूरा पैकेज ही दे दिया है भैया। आखिर सब कुछ फ्री में देकर व्हाट्सएप भावनाओं में क्यों बह रहा है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा, जब व्हाट्सएप किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता तो ये कमाई कहां से करता है? आखिर व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जिस व्हाट्सएप को हम और आप यूज करते हैं वो एक कंज्यूमर ऐप है जो टोटली फ्री है। फेसबुक ने 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया था। इसको अगर हम नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह यूज करते हैं तो ये भी बिल्कुल फ्री है। आप कोई शॉप या बिजनेस चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप बिजनेस पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप को फेसबुक से भी लिंक किया जा सकता है। जी हाँ, जिससे कोई भी आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। फेसबुक पर जब भी कोई एड रन होता है तो उसके जस्ट बगल से व्हाट्सएप का आइकॉन दिखता है, जिसके जरिए लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके डील कर सकते हैं। अब क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक का ही प्रोडक्ट है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप इनडायरेक्ट तरीके से फेसबुक को पैसे कमाने में मदद भी करता है। खैर, ये तो इनडायरेक्ट तरीका हो गया, लेकिन व्हाट्सएप का अपना खुद का बिजनेस मॉडल क्या है? सवाल तो ये है। दरअसल व्हाट्सएप पैसा कमाने के लिए API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज करता है। API अब ये कोई नई बला है? चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे आपने उबर या फिर ओला का नाम तो सुना ही होगा, जो कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये गूगल मैप के API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज करते हैं। क्योंकि गूगल मैप गूगल का ही प्रोडक्ट है तो इस तरह से उबर या फिर ओला का गूगल के साथ पैचअप होता है, जिसके लिए ये कंपनीज गूगल को अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट दे देती है। यहाँ हमने आपको 2 ही कंपनीज के एग्जांपल दिए हैं, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गूगल की सर्विसेज का यूज करती है। जिस तरह से गूगल अपने API का यूज करके करोड़ों रुपए कमाता है, ठीक उसी प्रकार व्हाट्सएप भी बड़े बिजनेसेस से अपने API के जरिए पैसा कमा रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का यूज करती है तो उन कंपनीज को अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट व्हाट्सएप को देना होता है। जैसे जब आप बुक माई शो पर टिकट बुक करते हैं तो ये टिकट आपके व्हाट्सएप पर आता है, राइट? ट्रेडिंग या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड जो मैसेज आपके पास आते हैं जिसमें ये ब्लू टिक लगा होगा, तो ये सभी व्हाट्सएप के API का यूज करते हैं, जिसके लिए उन्हें व्हाट्सएप को चार्ज देना होता है। तो इस तरीके से भैया जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं, इसके लिए ये कंपनीज व्हाट्सएप को पैसा देती हैं। अब व्हाट्सएप से और पैसा कैसे बनाया जाए, इसके लिए मार्क जकरबर्ग का खुराफाती दिमाग और नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा 2022 में भी व्हाट्सएप का एक नया फीचर ऐड किया गया, व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। इसके जरिए अगर कोई बिजनेस फर्म कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करती है तो उसे 3.99% फीस एवरी ट्रांजैक्शन पर देनी होती है। लेकिन भारत में तो ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी रनिंग में हैं, जिस वजह से इस फीचर का कोई विशेष लाभ व्हाट्सएप को नहीं हुआ। दोस्तों, अब जितना खास व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। चलिए समझते हैं कि व्हाट्सएप का जन्म कैसे हुआ और फेसबुक ने कैसे इसे खरीदा। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग टू योर लाइफ नेक्स्ट, जस्ट डोंट फॉरगेट टू ट्राई हार्डर टुमारो। साल था 2009 दोस्तों, जब एक शख्स फेसबुक के ऑफिस में नौकरी की तलाश में आता है और उसे ये बोलकर मना कर दिया जाता है कि आपकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि आप यहाँ पर जॉब कर सके। तो ये शख्स ट्विटर पर आकर ट्वीट करता है कि फेसबुक ने मुझे जॉब देने से मना कर दिया है। नए लोगों से कांटेक्ट होने का ये एक अच्छा मौका था। अब मैं एक शानदार मौके की तलाश में हूँ। कुछ महीने बाद अब ट्विटर पोस्ट देखकर इनके एक दोस्त का इनके पास कॉल आता है और वो कहता है कि यार मैंने भी फेसबुक में अप्लाई किया था लेकिन मुझे भी जॉब नहीं मिली। तब जाकर इस शख्स को कुछ अच्छा फील होता है।
ट्विटर पर की गई पोस्ट की बात होने पर इस शख्स को ख्याल आता है कि क्यों ना भैया ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया जाए। और फिर कुछ महीने बाद ये शख्स नौकरी की तलाश करते हुए एक आशा लेकर ट्विटर के ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी इसके हाथ निराशा ही हाथ लगती है। अब इस निराशा को किसके साथ वो शेयर करे, घर पर भी किसी को नहीं बता सकता। तो फिर अब इस शख्स के पास एक ही रास्ता था और वो था ट्वीट करना। अब ये शख्स ट्विटर से रिजेक्ट होने के बाद ट्विटर पर फिर से ट्वीट करता है कि ट्विटर में मुझे जॉब अप्लाई करने पर मुझे जॉब नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे जॉब पाने के लिए एक लंबा सफर करना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक और ट्विटर से रिजेक्ट होने के बाद इस शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जिसके लिए फेसबुक ने इन दोनों को $19 बिलियन देकर काम पर रखा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप को बनाने वाले इस शख्स यानी ब्रायन एक्टन और उनके दोस्त जेन कॉम की, जिन्होंने मिलकर व्हाट्सएप को लॉन्च किया, जिसे आज दुनिया का बच्चा जानता है। आपका घर हो, फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव्स हो या फिर ऑफिस, आप पाएंगे कि सभी के मोबाइल फोन में और कोई एप्लीकेशन हो या ना हो, लेकिन भैया व्हाट्सएप तो जरूर मिलेगा। आज व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। सन 1972 में माल ढुलाई का काम करने वाली एक लेडी की कोख से यूएसए के मिशिगन में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है ब्रायन एक्टन। बिजनेस करने की बेसिक जानकारी ब्रायन को इनकी माँ से मिली, जिसमें उन्होंने सीखा कि बिजनेस को कैसे रन करते हैं और पेरोल को कैसे कंप्लीट करते हैं। और फिर बाद में ये सेंट्रल फ्लोरिडा चले गए और फिर इनकी स्कूलिंग लेक होवल हाई स्कूल से हुई। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर स्कॉलरशिप बेस पर इंजीनियरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया चले गए। लेकिन एक साल बाद ही इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के चलते इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और फिर साल 1994 में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इन्होंने अपनी स्टडी के साथ ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इनका करियर एक ग्रेट एडवेंचर रहा है। 1990 से 1996 तक रॉकवेल इंटरनेशनल, एप्पल और अडोब सिस्टम के लिए काम करने के बाद एक्टन के पास याहू का ऑफर आता है और फिर 1996 में उन्होंने याहू को ज्वाइन कर लिया। उस समय तक याहू में ओनली 43 एम्प्लॉयज थे। ब्रायन का नंबर एम्प्लॉय की लिस्ट में 44वां था। इसी बीच 1997 में इनकी मुलाकात जेम कॉम से होती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। और फिर लगभग 9 साल साथ में काम करने के बाद अपने करियर में प्रोग्रेस को लेकर ब्रायन और इनके दोस्त यानी कि जेम कॉम 2007 में याहू से रिजाइन कर देते हैं और अब वो दोनों अपने लिए किसी बड़ी कंपनी में जॉब की तलाश करने लगे। याहू और एप्पल में कई सालों तक जॉब करने का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी इन दोनों का फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिली। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेम कॉम, ब्रायन एक्टन ही वो दोस्त हैं जिनको फेसबुक में जॉब नहीं मिली थी। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भैया। कुछ ऐसे ही हुआ था ब्रायन एक्टन और जेम कॉम के साथ। लेकिन उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी और फिर किसी और कंपनी में जॉब सर्च करने की जगह उन्होंने अपना खुद का ही कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। 2009 में जेम कॉम ने एक आईफोन खरीदा और उन्होंने रियलाइज किया कि 7 महीने पहले एक ऐप स्टोर को लॉन्च किया गया। ये स्टोर कुछ ही समय में मोबाइल ऐप की एक न्यू इंडस्ट्री में बदलने वाला है और फिर यहीं से इनके माइंड में खुद का ऐप बनाने का आइडिया आता है। जेम कॉम शुरू से ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे और फिर ये अपने दोस्त एलेक्स फिशमैन के पास जाते हैं और एक ऐप डेवलप करने को कहते हैं। इस ऐप के फीचर्स को लेकर वो एलेक्स फिशमैन से कई घंटों तक बात करते हैं। जब एलेक्स ने जेम कॉम से इस ऐप के नाम के बारे में पूछा तो इमीडिएटली उनके मुंह से इस ऐप का नाम व्हाट्सएप निकलता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की तरह ही साउंड करता है, जिसका मतलब होता है क्या चल रहा है। और फिर इसके एक हफ्ते बाद ही जेम कॉम के 33वें बर्थडे पर 24 फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में व्हाट्सएप इंडॉट कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। जेम कॉम यूक्रेन के निवासी थे, लेकिन 16 साल की उम्र में अपनी माँ और दादी के साथ कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में आकर रहने लगे थे। व्हाट्सएप की शुरुआत में बैटरी ड्रेनिंग, क्रैशिंग ऑफ द ऐप जैसी प्रॉब्लम्स आई, जिसको लेकर इनके दोस्तों ने इन्हें समझाया कि इसका फीचर तो अच्छा है लेकिन ये चल नहीं पाएगा। इसको लेकर ये याहू के पास भी गए, लेकिन याहू ने भी इनकी कोई मदद नहीं की और फिर इन्होंने अपने आप से एक बात कही कि you had to be an idiot to quit now. Give it a few more months. यानी अगर तुम इतने जल्दी हार मान जाते हो तो तुम बेवकूफ हो, इसे कुछ और महीने देने चाहिए। और फिर इसी के साथ भैया जून 2009 में आईफोन के ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप का बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं। 2009 ये वही साल था जब पहली बार एक बड़ी संख्या में लोगों ने मोबाइल फोन्स को अपनी जेब में रखना शुरू किया था। 2008 की तुलना में स्मार्टफोन मार्केट में 24% की ग्रोथ हुई।
ये वो एरा था जब पहली बार लोगों ने इंटरनेट को सही से एक्सपीरियंस किया। बीटा वर्जन में पुश नोटिफिकेशंस को चालू किया गया। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई स्टेटस लगाता था तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग होते थे सभी के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता था। अब उसके जरिए लोग एक दूसरे को बता सकते थे कि वो उस पर्टिकुलर समय पर क्या कर रहे हैं। जैसे अगर कोई जिम में है तो वो स्टेटस लगा सकता है कि एट जिम। ठीक इसी प्रकार आई एम बिजी, आई एम ड्राइविंग, आई एम एट होम, आई एम इन द ऑफिस एटसेट्रा। इससे लोगों को स्टेटस देखकर पता लग जाता था कि इस समय व्यक्ति क्या कर रहा है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। उस समय व्हाट्सएप पर मैसेज करने की फैसिलिटी नहीं थी, ओनली टेक्स्ट स्टेटस लगाने की सुविधा थी। और फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे मैसेज की तरह यूज करना शुरू कर दिया। और फिर जैमकॉम ने देखा कि लोग तो इसे मैसेज की तरह यूज कर रहे हैं, क्यों ना इसमें मैसेज फीचर को ऐड कर दिया जाए। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि दुनिया में जो भी बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक प्रॉफिट देखकर नहीं बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर एक अच्छे आइडियाज के साथ बनते हैं। और फिर इसी आइडिया के साथ 27 अगस्त 2009 को व्हाट्सएप 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें फ्री मैसेजिंग सर्विसेज को शुरू किया गया। और फिर इसके अगले ही साल 2010 में इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। इसके जरिए उस समय एक ही देश में एक दूसरे को मैसेज सेंड करना बहुत महंगा होता था। वहीं व्हाट्सएप वर्ल्ड में कहीं भी अनलिमिटेड मैसेजेस सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, वो भी एकदम फ्री। उस समय इसके कंपटीशन में ओनली BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर था, लेकिन इसको केवल ब्लैकबेरी मोबाइल में ही यूज किया जा सकता था। मतलब अगर जिसके पास ब्लैकबेरी मोबाइल नहीं है उसको आप मैसेज नहीं कर सकते थे। जबकि व्हाट्सएप बहुत ही कम कॉस्ट में ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, जिसके चलते व्हाट्सएप कुछ ही समय में अमेरिका को छोड़कर बाकी सब जगह एशिया और यूरोप की कंट्रीज में पॉपुलर हो गया। अमेरिका में इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि वहां पर पहले से कॉलिंग और मैसेजिंग की फ्री फैसिलिटीज थी। इस समय तक इसके जरिए ओनली टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते थे, कोई फोटो या फिर मीडिया फाइल सेंड नहीं हो पाती थी। इसी बीच इस ऐप को चलाने के लिए इन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें उनके दोस्त ब्रायन एक्टन की याद आती है। ब्रायन उस समय कोई जॉब नहीं कर रहे थे, तो जैम ने उन्हें व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया और फिर 1 नवंबर 2009 को ब्रायन ने व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने याहू के 5 और एक्स एम्प्लॉयज को व्हाट्सएप ज्वाइन करने और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कन्विंस किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन $2,50,000 सीड फंडिंग के रूप में जैम को दिए। तो जैम ने एक्टन को को-फाउंडर बना दिया। सीड फंडिंग वो पैसा होता है जो किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, वो भी उस समय जब उस स्टार्टअप से कोई भी अर्निंग ना हो रही हो। और फिर याहू के इन 7 एक्स एम्प्लॉयज ने मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। और फिर व्हाट्सएप मैसेजिंग की सुविधा के साथ ही लोगों ने पर्सनल SMS सेंड करना बिल्कुल बंद कर दिया। अभी तक इनकी कंपनी बढ़िया चल रही थी, क्योंकि ना तो किसी को सैलरी देनी होती थी और ना ही मार्केटिंग में कोई पैसा। लेकिन जब भी कोई यूजर इनके ऐप को डाउनलोड करता था तो इन्हें एक वेरिफिकेशन मैसेज भेजना पड़ता था। वैसे तो मैसेज की कॉस्ट मुश्किल से ₹1 की थी, लेकिन जब यूजर बहुत ज्यादा हो जाएं तो ये ₹1 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर इस पैसे को जुटाने के लिए इन्होंने यूजर से $0.99 चार्ज करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद व्हाट्सएप को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 2011 तक व्हाट्सएप टॉप 20 ऐप में शामिल हो गया। और फिर इन्होंने इसमें एक और फीचर ऐड किया। अब इसमें इमेजेस और फाइल को सेंड किया जा सकता था। 2013 आते आते इनके यूजर्स 200 मिलियन से भी ज्यादा हो गए और जहां कंपनी में केवल 7 लोग काम कर रहे थे, अब एम्प्लॉयज की संख्या भी बढ़कर 50 हो गई। इनकी सक्सेस के साथ ही मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, जैसे वीचैट, किक, लाइन, वाइबर और फेसबुक मैसेंजर भी शामिल है। लेकिन व्हाट्सएप के फीचर्स के आगे भैया कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाया। अब जैसे कि सभी लोग अपनी प्रेम कहानी को व्हाट्सएप चैट से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और फिर घर वाले लड़की की शादी किसी और के साथ कर देते हैं, जिसके बाद इनकी ये स्टोरी व्हाट्सएप पर सेव होकर रह जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है व्हाट्सएप की अपनी खुद की, जिसमें व्हाट्सएप को बनाने वाले जैमकॉम और ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के माता पिता हैं। अब चूंकि ये भी एक लव स्टोरी है तो घर वालों को प्रायोरिटी देना तो बनता ही था। फिर क्या था, 9 फरवरी 2014 को फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप का रिश्ता फेसबुक के साथ तय करने के लिए व्हाट्सएप के माता पिता यानी जैम और एक्टन को डिनर पर बुलाया। एक लंबी बातचीत के बाद व्हाट्सएप का रिश्ता इन दोनों ने मिलकर फेसबुक के साथ कर दिया।
करते भी क्यों ना भाई, मान सम्मान की बात जो थी। 10 दिन बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस कर दिया कि आज से व्हाट्सएप फेसबुक का हो गया है। मतलब 2014 में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, जिसके बाद जेम कॉम और ब्रायन एक्टन दोनों रातों रात करोड़पति बन गए। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, वो ये थी कि फेसबुक ने इनको बोला कि आज से व्हाट्सएप फेसबुक का प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसको जिस तरह से आप चलाते आ रहे हैं उसी तरह से चलाते रहना। इसमें फेसबुक के द्वारा कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इससे अच्छा ऑफर भला इन दोनों के लिए और क्या ही हो सकता था। फेसबुक से जुड़ते ही व्हाट्सएप का रेवेन्यू केवल 9 महीने में $12,89,000 तक पहुंच गया। व्हाट्सएप को बनाने वाले जेम कॉम और ब्रायन एक्टन का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना तो था नहीं, और इनके द्वारा 2016 में व्हाट्सएप को सभी के लिए फिलहाल फ्री कर दिया गया था। मानो ऐसा बोला गया हो कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वहीं फेसबुक का व्हाट्सएप को खरीदने का मोटिव केवल पैसा कमाना ही था। अब मार्क जकरबर्ग के इन्वेस्टर्स ने व्हाट्सएप को लेकर मार्क पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण मार्क ब्रायन एक्टन और जेम कॉम पर व्हाट्सएप को कमर्शियलाइज करने के लिए प्रेशर बनाने लगे। और फिर अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए फेसबुक ने यूजर्स के डेटा का यूज करने और एडवर्टाइजमेंट करने का डिसीजन लिया। लेकिन कॉम ने हमेशा से ही यूजर के डेटा को सेफ रखने की बात कही और फेसबुक के इस डिसीजन का विरोध किया, क्योंकि व्हाट्सएप के दोनों ही फाउंडर एडवर्टाइजमेंट से नफरत करते थे। ऐप बनाने के पीछे उनका मेन मोटिव एक ऐसा नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म तैयार करना था जो सेफ टू यूज और रिलायबल हो, जिसका यूज लोग अपने डेटा को लीक होने की चिंता किए बिना कर सके। वो चाहते तो डेटाबेस को बेचकर भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो यूजर्स की डेटा के प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क थे। उनका कहना है कि व्हाट्सएप को क्रिएट करना उनका पैशन है, आपके डेटा से हमारा कुछ लेना देना है नहीं। अब जब फेसबुक ने उनकी बात नहीं मानी तो प्राइवेसी डिसएग्रीमेंट के चलते सितंबर 2017 को ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप छोड़ दिया, और फिर इसके 6 महीने बाद 30 अप्रैल 2018 को जेम कॉम ने भी व्हाट्सएप से रेजिग्नेशन दे दिया, और इस तरह व्हाट्सएप पर फेसबुक का मालिकाना हक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।